हाय स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का अगला लेक्चर, जिसमें आपको बताया जाएगा नाभिकीय बल की प्रकृति, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। जो नाभिकीय बल होता है उसका प्रकृति क्या होता है, नेचर क्या होता है, जो बल होता है कैसा बल होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि न्यूक्लियर फोर्स होता है क्या है, नाभिकीय बल क्या होता है। तो आप लोग को बताया गया है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ पाया जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ पाया जाता है। अब इसमें आपको पता होगा प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये दोनों में अट्रैक्शन तो चार्ज के कारण हो नहीं सकता, क्योंकि एक पे पॉजिटिव है और दूसरा पे नेगेटिव फोर्स है। ठीक है, तो ये जो एक साथ रहते हैं उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल जो चार्ज के कारण प्रेजेंट होता है, कूलम्ब फोर्स, जैसा कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया है, वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्योंकि कूलम्ब फोर्स कब लगता है, दो चार्ज के बीच लगता है। यहाँ पे एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे न्यूट्रल है। तो इस पे जो फोर्स होगा, इसमें जो फोर्स होगा वो आपको कूलम्ब फोर्स नहीं होगा, मतलब चार्ज के कारण फोर्स नहीं आएगा। तो कौन सा ऐसा फोर्स है जिसके कारण ये दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो वही कहता है कि नाभि के अंदर वह बल या वह फोर्स जिसके कारण नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आपस में बंधे रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। कहता द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला जो बल होता है या जो बल लगता है जिसके कारण दोनों एक साथ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका नेचर क्या है, मतलब इसका प्रॉपर्टी, इसका गुण क्या है, न्यूक्लियर फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। तो इसमें पहला आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नाभिकीय बलों की प्रकृति। उसमें पहला है कि आकर्षण बल होता है। ये कैसा बल होता है, आकर्षण बल होता है। मतलब जो नाभिकीय बल होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को क्या करके रखता है, बांध के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, आकर्षित करके रखता है, ना कि उसके बीच रिपल्सिव फोर्स होता है, विकर्षण का फोर्स होता है। पहला फोर्स तो यही है कि कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षण का बल होता है। ठीक है, सेकेंड में क्या है, यह बल अत्यंत लघुप्रासी बल होता है, मतलब शॉर्ट रेंज का होता है। अत्यंत लघुप्रासी का मतलब बहुत दूर तक ये काम नहीं करता है, बहुत छोटे से स्पेस तक, बहुत छोटे से रेंज तक काम करता है। कहाँ तक काम करता है, 10⁻⁻15 मीटर, जैसा कि ये क्या है, आपका रेडियस है, किसका, न्यूक्लियस का, नाभिक का त्रिज्या है। तो ये जो फोर्स है, ये जो बल है, वो कब कहाँ तक काम करेगा, 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम लोग एक फर्मी कहते हैं। देखिएगा ये जो रेंज है बहुत छोटा रेंज है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यह बल अत्यंत लघुप्रासी बल होता है, मतलब ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत कम दूर तक काम करता है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है, यह अवैद्युत तथा अगुरुत्वीय बल होता है। मतलब ये जो है नॉन इलेक्ट्रिक और नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अभी इसमें बताया था, इसमें दोनों पे तो चार्ज है नहीं, तो इसमें जो फोर्स लगेगा नॉन इलेक्ट्रिक होगा, नॉन कूलम्ब फोर्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हो, अवैद्युत फोर्स क्या होता है, आवेश के बीच लगने वाला। तो इसमें तो दोनों पे आवेश है नहीं, ये तो होगा नहीं। अब अगुरुत्वीय फोर्स, गुरुत्वीय बल किसमें लगता है, तो गुरुत्वीय फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो मास के बीच लगता है, दो द्रव्यमान के बीच लगता है। और दोनों का द्रव्यमान जो है बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे गुरुत्वीय भी इसमें नहीं बोल सकते। मतलब ये तो ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना तो वैद्युत और ना ही गुरुत्वीय फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में है, यह अत्यंत यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया है, यह अत्यंत शक्तिशाली बल होता है। शक्तिशाली मतलब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। एक कूलम्ब फोर्स और न्यूक्लियर कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में, कंपेयर में बहुत मजबूत फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे शक्तिशाली बल है। ठीक है, अब देखते हैं, यह बल आवेश अनाश्रित होते हैं, नॉन डिपेंडेंट होते हैं, किस पे, चार्ज पे। मतलब हम लोग यहाँ देख रहे थे, यहाँ तो चार्ज के कारण फोर्स है नहीं, तो क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच। यहाँ पे नाभिक में कौन कौन सा पाया जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो दो प्रोटॉन के बीच या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच या दो न्यूट्रॉन के बीच,
ये जो फोर्स लगेगा ये सब इक्वल होता है। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच ज़्यादा या कम लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच ज़्यादा या कम लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच ज़्यादा या कम लगेगा। ऐसा नहीं, सब क्या होता है होमोजीनियस होता है, मतलब ये आवेश पे निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आवेश चार्ज नॉन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तक देख लिए यहाँ पर कि जो नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या है, नाभिकीय बल की प्रकृति क्या है, तो आकर्षण बल होता है। ये इसमें क्या हो जाता है, ये बल जो है अत्यंत लघु राशि होता है, मतलब बहुत कम दूरी तक काम करता है। ये अवैद्युत और अग्रुत्वीय है, मतलब नॉन इलेक्ट्रिक है, नॉन ग्रेविटेशनल है। और यह जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ये आपको चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, आवेश अनाश्रित बल है। ठीक है, ये चैप्टर का थ्योरी पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। बाकी न्यूमेरिकल हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे करा देते हैं, बाकी सब आपको नोट्स के रूप में व्हाट्सएप पर मिल जाएगा या क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कहता है न्यूट्रॉन की संख्या है। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा गया है, पूछे आपको क्वेश्चन में इस तरह दिया रहेगा कि एक परमाणु है जिसका परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A, एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A दिया रहेगा, तब न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए आपको बताए हैं कितना होता है फॉर्मूला A-Z। तो ये क्वेश्चन पहला, इस पे और दूसरे तरह क्वेश्चन भी कैसे पूछा जा सकता है वो भी साथ में हम बताते जाएंगे, आप देखते जाइएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है, N=A-Z। तो पहला तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछ देगा Z और A देके। अगर इस पे न्यूमेरिकल पूछना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको A दिया रहेगा और Z दिया रहेगा, फिर न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो आप A-Z करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन मूल कण नहीं है। कहता है जो दिया हुआ है नीचे उसमें से फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा नहीं है। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपको बताया गया है फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब जिससे मिलके कुछ बना हुआ होता है, उसके नीचे कुछ नहीं है। मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो फंडामेंटल हो गया। अब उससे मिलके जो बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, इसमें कण होगा। इसमें पूछा था मूल कण क्या होगा, फंडामेंटल नहीं है। तो प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी, इसलिए कौन सा आंसर होगा, अल्फा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम 92 235 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो इसका आंसर जो होगा फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन, तीनों बता दिया जाए। तो आपको बताए थे क्या होता है, ये Z होता है और ये क्या होता है, A होता है, आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो Z के बराबर, और Z कितना है 92। तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉन अगर पूछता तो 92 हो जाता। प्रोटॉन भी पूछेगा तो भी कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और अगर आपसे न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो क्या करिएगा, ये दोनों इसको इसमें सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। 235 माइनस 92, जैसा कि अभी बताया गया है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1 हो गया, 143 इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि अल्फा कण है। आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में रह सकता है कि हीलियम का नाभिक, एक तरह से ऑप्शन दे सकता है हीलियम का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, एक तो ये दे सकता है, या रह सकता है धन आवेशित कण, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, धन आवेशित कण। ठीक है, तो इस तरह से इसका 2 आंसर हो सकता है। ऑप्शन के अनुसार इसको टिक करिएगा, धन आवेशित कण, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा कण क्या है जी, तो ये हीलियम का नाभिक है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, या धन आवेशित कण है। जो ऑप्शन में रहेगा उसके अनुसार इसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सबसे अधिक आयनन क्षमता किसका होता है। उसके पहले है क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है। बार बार पूछते रहता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गामा। गामा जो रे होता है उसका आयनन उसका भेदन पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो अगर आपसे पूछे सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है तो आंसर होगा गामा। और गामा क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया गया इसका जो वेवलेंथ होता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, जो कि डिस्कस कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होगा, गामा का। और इसी में सबसे कम पूछ देगा तब कि क्या हो जाएगा, अल्फा। सबसे अधिक में गामा होगा भेदन क्षमता में, सबसे कम में क्या हो जाएगा, अल्फा। 6 नंबर में सबसे अधिक आयनन क्षमता, आयोनाइजेशन पावर किसका होता है, तो ये होता है आपको अल्फा का।
सबसे अधिक आयनन क्षमता किसका होता है जी? तो अल्फा का होता है, ठीक है। और सबसे कम आयनन क्षमता पूछेगा तब गामा का होता है, बीटा बीच बीच में होता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा का, सबसे कम आयनन क्षमता किसका? सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा। भेदन क्षमता में अधिक गामा का, आयनन क्षमता में सबसे अधिक अल्फा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि X83202 से पहले एक अल्फा निकलता है, फिर एक बीटा निकल रहा है, उत्सर्जन होता है, तो प्रभावी परमाणु संख्या कितना होगा ये बताना है। तो ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? X, यहाँ 83 दिया हुआ है और यहाँ 202 दिया हुआ है। पहले अल्फा निकल रहा है, इससे जब अल्फा निकलेगा तो इसमें कितना कमी आएगा? तो मान लीजिए X से क्या बन गया? 22। 83 में कितना ही कमी आएगा? 2 की कमी आएगा। और 202 में कितना ही कमी आएगा? 4 की कमी आएगा। ये बच गया 81 बच गया और ये बच गया 198 बच गया, ठीक है। ये तो अल्फा निकल गया। अब एक बीटा निकलेगा, तो एक बीटा निकालते हैं, तो -1 और 0 होता है, तो एक बीटा निकलेगा, तो मान लीजिए जेड हो गया, 22 से जेड हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो बीटा निकलने से एक ऐड हो जाता है, 81 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। और ये सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा? 198 हो जाएगा। इसलिए इसमें इसका आंसर कितना होगा? 82 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा? 82 होगा। कैसे हुआ? जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु 5 वर्ष है। 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ में परमाणु का अंश होगा। मतलब यहाँ पे अर्ध आयु कितना दिया है? 5 वर्ष। मतलब 5 वर्ष में क्या हो जाएगा? ये 5 वर्ष में ही आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष में ये आधा होगा तो क्या होगा? मतलब जितना भी शुरू में दिया हुआ है उसका 5 वर्ष में ये आधा हो जाएगा, ठीक। यानी मान लेते हैं शुरू में कितना था? 1 था, ठीक है। शुरू में कितना था? 1 था। तो 1 5 वर्ष में क्या होगा? यहाँ पे लिख देते हैं, शुरू में कितना था? 1 था। तो 5 वर्ष में क्या होगा? ये आधा हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, ठीक है। अगला 5 वर्ष में क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा, तो 1/4 बच जाएगा। फिर अगला 5 वर्ष में कितना होगा? 1/8 हो जाएगा, ठीक। शुरू में 1 था, 5 वर्ष में उसका आधा, फिर 5 वर्ष में 1/4, फिर 5 वर्ष में उसका आधा 1/8 हो जाएगा, यानी 1/8 बच जाएगा। इसका बचा हुआ पूछ रहा है 15 वर्षों में क्षय होने वाला, बचा हुआ पूछना तो आंसर कितना होता? 1/8 होता। लेकिन पूछ रहा है क्षय होने वाला, तो इसको क्या करेंगे? शुरू में 1 था, 1/8 बच रहा है, तो क्षय कितना हुआ होगा? तो 1 - 1/8 एलसीएम लेंगे तब 7/8। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 7/8 हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछेगा बचा हुआ तब तो ये हो जाएगा, आप पूछेगा क्षय तो शुरू वाला में घटा दीजिएगा, ठीक है। निम्न में कौन विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित नहीं होता है? तो विक्षेपित कौन नहीं होगा? इस पे चार्ज नहीं होगा, आवेश नहीं होगा। तो अल्फा पे भी आवेश होता है, बीटा पे भी आवेश होता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? गामा, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट ए म्यू कितना के बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका था इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लास में अलग से बताया जाएगा, और या तो व्हाट्सएप पे इसको ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो अगले लेक्चर में आपको आते रहेगा। अगला लेक्चर हम लोग एटॉमिक फिजिक्स का लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।